हरदा माँ रेवा के समीप मध्य प्रदेश राज्य के हृदय में बसा एक सुंदर शहर। सन 1998 में होशंगाबाद से विभाजित कर हरदा की स्थापना की गई थी। कृषि प्रधान होने के लिए प्रसिद्ध हरदा मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। यूं तो हरदा बाकी इलाकों की तुलना में छोटा है, लेकिन इसकी मिट्टी की कीमत और फसल की गुणवत्ता बड़े बड़े इलाकों पर भारी है। इतनी बड़ी आबादी को पोषित करने वाली हरदा की भूमि मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और इस क्षेत्र के उपजाऊ होने का एकमात्र कारण है मां नर्मदा, जिसकी कोख में ये नगर फल फूल रहा है। हरदा एक कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ की सॉइल जो है काफ़ी प्रोडक्टिव है और हर साल जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा होता है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश स्टेट में देखा जाए तो हरदा एक अग्रणी ज़िला है जिसमें सभी किस्म की फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हल्की काली मिट्टी सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए लाभकारी होती है, इसलिए यहाँ सभी तरह की फसलों का उत्पादन बराबरी से किया जाता है। हरदा जो है कृषि प्रधान जिला है और यहाँ की इकोनॉमी जो है कृषि पर आधारित है। हरदा का जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 1,96,000 हेक्टेयर एरिया है कल्टीवेटेड एरिया, जिसमें रबी और खरीफ और ज़ायद 3 सीजन में क्रॉप ली जाती है। खरीफ मौसम में मुख्य रूप से यहाँ सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग, अरहर ये फसलें ली जाती हैं। अभी विगत 2 वर्षों से जो है धान और तिल की फसल में भी जो है कृषक रुचि ले रहे हैं। रबी मौसम में गेहूँ, चना मुख्य रूप से लिया जाता है, लेकिन अभी विगत 2 वर्षों से सरसों का फसल का रकबा बढ़ा और सरसों भी काफ़ी किसान ले रहे हैं। इसके बाद गर्मी का मौसम आता है जिसे जायद मौसम बोलते हैं। गर्मी में यहाँ पे जो है मूंग की फसल बड़े पैमाने पर ली जाती है, क्योंकि तवा डैम से नहर का पानी मिलता है किसानों को और उससे जो है हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ता है। लगभग किसान 1.25 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल लेते हैं। विगत 3-4 वर्षों से यहाँ उद्यानिकी का भी रकबा बढ़ा है। मुख्य रूप से मिर्ची उत्पादन में किसान आगे आए हैं और मिर्ची का उनको भाव भी अच्छा मिलता है। किसान मिर्ची के साथ साथ टमाटर लगा रहा है। इसके अलावा सभी प्रकार की सब्जियां भी किसान यहाँ उगा रहे हैं। लहसुन और प्याज की खेती भी यहाँ किसान कर रहा है, लगभग 300-400 हेक्टेयर एरिया दोनों को मिला के। गर्मी में अभी जो मौसम चल रहा है, ग्रीष्मकालीन मौसम में, किसान यहाँ तरबूज लगाता है। गिलकी भिंडी 20 रुपए में आधा किलो, गिलकी भिंडी 20 रुपए में आधा किलो। अरे भैया जरा जल्दी करो रे भैया। जहाँ तक यहाँ किसानों की उपज के विपणन का सवाल है, कृषि उपज मंडी हमारे हरदा, टीमंडी और खिड़किया तीनों विकासखंड में बहुत अच्छी मंडियाँ हैं। किसानों के लिए शेड की सुविधा, उनके लिए रुकने की सुविधा, विश्राम गृह बीमा बने हुए हैं और पूरा सिस्टमेटिक, जैसे किसान आता है उसकी एंट्री होती है, वहाँ से उसकी पर्ची कटती है, फिर वो एक तरह से वो टोकन होता है तो उसको शेड में लाइन से लगा दी जाती है उनकी ट्रालियाँ, फिर उसी क्रम में उनके भाव होते हैं। इधर जाओ, चल बोलो भीड़ कम करा रहा है भैया। चलिए 70 रुपया, 1 रुपया, 1910 रुपया, 1910 11, 1920, 1921। चलो मोटा वाला दाना 9 10 11 12। चलो बोलो भैया पर्ची दे दो। चलो 2015 होगा। चलो चल बोलो। बन रही भाई, पर्ची बन रही पटेल। व्यापारी अपने यहाँ ले जाकर उनके जो भी गेहूँ, चना उपज जो भी उपज लाते हैं उसको अपने गोडाउन में वहाँ खाली करवा के और शाम तक किसान को कैश पेमेंट देकर रवाना कर देते हैं। 2 लाख तक का वो कैश पेमेंट दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का उसका अनाज का मूल्य होता है तो फिर वो उसको डीडी या चेक देते हैं। ये प्रदेश की सबसे हाईटेक मंडी बनने जा रही है हरदा मंडी। यहाँ पे जो है किसानों के लिए ऑडिटोरियम बनने जा रहा है
मंडी के सारे रोड्स बढ़िया बन जाएंगे, किसान के लिए बहुत बड़ा विश्राम गृह बनने जा रहा है। साथ ही साथ एक यहाँ माननीय मंत्री जी का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक मॉल बनाया जाए जिसमें किसान को सारी चीज़ें वहीं उपलब्ध हो जाए, किसान अपना वहाँ उपज बेचे और वहीं सारा सामान, उस किराना है, उर्वरक है, बीज है, खाद है, कोई अगर उसको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन है, इवन डॉक्टर की भी कंसल्टेंसी उपलब्ध रहेगी। तो वो अगर उसको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या डॉक्टर को दिखा दे, मेडिकल स्टोर भी वहाँ रहेगा, वो सारी चीज़ वहाँ से लेके सीधा अपने घर। हलूर जो है वो हल के साथ में गाया जाने वाला वो गीत है जिसमें संगीत श्रम है। जब हम मेहनत करते थे खेतों में, लगातार बखर चलती थी, हल चलते थे, दुप्पन चलती थी, तिप्पन चलती थी, तब वो गीत हमारे कृषि संस्कृति में गाए जाते थे। आधुनिकता की दौड़ में हमारी संस्कृति कहीं पीछे छूटती जा रही है। ऐसे में अगर किसी ने हमारी संस्कृति को संजोए रखा है तो वो है हमारे गांव, जिन्होंने हर कार्य को संस्कारों और लोकगीतों में पिरो कर रखा है। रात्रि में, रात्रि में फिर गाया जाता था। बड़े हमने कहा भैया रात्रि का भजन कोई अलग प्रकार के व्यस्त रहते थे। चंदा थारी चांदनी था। ये परंपरा केवल हरदा ही नहीं, हरदा जैसे कई क्षेत्रों में अनेक रूपों में मौजूद थी, जो कि समय के साथ अब धीरे धीरे गुम होती जा रही है। लेकिन हरदा ने इसे आज तक संजोए रखा है, और ना केवल संजोए रखा है बल्कि आने वाली पीढ़ी को सौंपने का कार्य भी किया है। फार्मिंग से रिलेटेड जो अब हमें समस्याएं समझ में आती हैं, जो हमारे सामने भी आ रही हैं, वो यह है कि हम अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक या फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करते हैं, जिससे जो केमिकल्स होते हैं उसमें वो हमारी फूड चेन में जाते हैं। पेस्टिसाइड के साथ जो पर्चा लगा रहता है उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़कर ही पर एकड़ दवाई का यूज़ करना चाहिए, न कि पंप के हिसाब से। किसान को चाहिए कि वह दवाइयों का, कृषि दवाइयों का जो कि घातक हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वो उपयोग न करते हुए जैविक दवाइयों का उपयोग भी करना चाहिए, जो हम सबके लिए अच्छा है। हर पेस्टिसाइड के ऊपर रेड, ग्रीन, येलो ये निशान लगे रहते हैं। रेड जो दवाई, रेड निशान जो लगा रहता है वो अधिक घातक होता है। इसका उपयोग इंस्ट्रक्शन पढ़कर ही करना चाहिए। सबसे पहले तो सर जानवरों को अपने घरों में बढ़ाना चालू करें। जानवर मतलब कि गाय, भैंस, उसके अलावा बैल, इन जानवरों को अगर क्वांटिटी बढ़ती है गाँव में तो ऑटोमेटिक हम जैविक की तरफ जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम हरदा में और इनफैक्ट पूरे राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसानों को जागरूक करें। साथ ही जो ऑलरेडी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनका एक फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, उनका एक क्रिटिकल ग्रुप बनाएं, ताकि वो और किसानों को समझाइश दे सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें और लोगों को बढ़ावा दे सकें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं और उससे कैसे लाभ कमाया जा सकता है। हमारे ज़िले में काफ़ी सारे उदाहरण हैं जिसमें कई किसानों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अच्छा प्रॉफिट कमाया है, और साथ ही अब कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने के लिए भी शुरू हो गए हैं।
मेरा नाम नन्हेलाल भाटी, ग्राम बालागांव, तहसील जिला हरदा का निवासी हूँ। 2010 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ मैं। एक गौ माता से शुरुआत की थी, आज ईश्वर कृपा से अब 20-22 गौ माता हैं मेरे पास। 2010 का एक वाक्य हुआ कि उस साल अपनी ज़मीन लीज पे नहीं गई, तो 2010 का जो वो साल था वो एक मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। तो कुछ पल ऐसे खेत में ऐसे बीते कि एक अलग ही मतलब मन को शांति मिली कि यार वो दुकान हटाना है कुल मिला के, और क्यों ना खेती की जा। मेरे को किसानी करना है तो क्यों ना मैं वो अलग हटके ही करूँगा कि बीज क्या चीज़ है, रिसर्च वेराइटियाँ हैं। डेली मतलब मेरा रूटीन था कि 10:30 बजे भोजन किया और डेली हरदा जाना कि कृषि विभाग क्या है, तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, तो उद्यानिकी विभाग क्या है, वेटरनरी विभाग क्या है। जो प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की जो हम बात करते हैं, बस न्यू यही है गौपालन, क्योंकि इन्हीं की बदौलत है कि अब मेरे पास ढेर सारा केचुआ खाद हो रहा है और गोमूत्र मिल रहा है घर का। इनका होना अति आवश्यक है, इनके बिना ऑर्गेनिक खेती अधूरी है। ये एक जिसको बोलना चाहिए साइकिल, कि जैसे खेत से जो चारा निकल रहा है वो इनको जा रहा है, ये खा रही हैं तो हमको दूध दे रही हैं, गोबर दे रही हैं, गोमूत्र दे रही हैं। ये पार्वती। आज से 10 साल पहले एक किसान जिसने जैविक खेती करने का निर्णय लिया, ये सुनकर कुछ आसपास के लोग उस किसान को पागल कहकर बुलाने लगे थे। जो पागल कहते थे, तो पागल में मैंने कहा भैया पागल की मीनिंग आपके हिसाब से पागल हूँ, मेरे हिसाब से मैं पागल नहीं हूँ। मैं मेरे लक्ष्य की ओर गतिशील हूँ, इसलिए पागल हूँ। क्योंकि जो आदमी पाने के लिए गतिशील रहता है लक्ष्य की ओर, उसी को लोग पागल कहते हैं। तो ईश्वर ने जो अपने को कार्य सौंपा, अपन उस कार्य में सतत लगे हुए हैं। गौ सेवा है, प्रकृति पालन है, धरती सेवा है। ये हम जो गन्ने की केले की खेती करते थे पहले, तो एक महाराष्ट्र के थे बागुलदे जी। तो क्या यार तुम क्या खाते हो? तो मैंने कहा अन्न खाते हैं जो खाते हैं सभी, क्या अन्न तो हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, पर तुम तो जहर खा रहे हो। मैंने कहा जहर कैसे खा रहे हैं? कि तुम जो DAP यूरिया और जो पेस्टिसाइड डालते हो, तो वो ज़मीन में भी जा रहा है, उस अनाज में भी जाता है, उसमें भूसे में भी जाता है। मैंने कहा बात तो सही है। तो वो नया नया इसमें बगीचा लगाया था, तो मैंने इसको छोड़ दिया 2 एकड़ में। इसमें लगभग 2 एकड़ के लगभग है ये। तो इसमें लोकवन गेहूँ लगा दिया, तो वो अपने घर खाने फूटते होकर अच्छे लगे। तो वो अपने को समझ में आ गई कि अपन व्यर्थ ये इनमें पैसा ख़त्म कर रहे हैं अपन पेस्टिसाइड में, इनमें। तो अपन धीरे धीरे 2 एकड़ छोड़ी, फिर 4 एकड़, फिर 18 एकड़, फिर 20 एकड़, और फिर वो 40 एकड़ उधर की भी छोड़ दी। जैविक खेती, ये जो प्राकृतिक खेती की मैंने शुरुआत करी, तो इसमें क्या प्रोडक्शन भी शुरू में कम आता था। उसके बाद मेहनत ज़्यादा लगती है, कचरा खरपतवार भी खेतों में ज़्यादा होता है, तो लेबर भी चलती रहती है। तो लोग कहते थे भैया रोज़गार गारंटी चल रही है इसके खेत में, तो माने 12 महीने लेबर चलती है। पर वो अपन ने लोगों को ध्यान नहीं देता हुआ अपने लक्ष्य की ओर अपन लगे रहे। आज की तारीख में अपने को इससे कोई घाटा नहीं है। जहर वाला अगर 20 कुंटल भी ले रहा है पैदा, तो उससे ज़्यादा हमको हमारे गेहूं में हमको 50,000 रुपये मिल जाता है। ये गोपाल जी सुतारिया जी अहमदाबाद वालों ने निकाला है गऊ अमृत बैक्टीरिया। इसमें 200 लीटर पानी में 1 लीटर बैक्टीरिया, 1 किलो गुड़ और 1 किलो अपने देसी गाय के दूध का छाछ वो डाल के 5-6 रोज रखो, और उसके बाद 1 एकड़ में 200 लीटर छोड़ दो। और ये है तो ये जीवामृत वाला पैटर्न है। मनोज भाई ने जैविक खेती को अपना स्तंभ बनाकर उत्पादन को बढ़ाया है और एक बड़ा उदाहरण किसान भाइयों के समक्ष पेश किया है। ये पूरा इसमें ये जीवामृत वाला पैटर्न है। ये इसमें तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और आधा किलो के समथिंग मिट्टी डलती है इसमें। इसमें सिर्फ गौ कृपा अमृत 2-3 बार का मतलब पूरी फुल ऑर्गेनिक है। और ये मिट्टी देखेंगे, ये पूरी बुरबुरी है। ये मिट्टी की क्वालिटी की पतली जड़ भी ज़मीन के अंदर नहीं रही। ये सीड के लिए खड़े प्याज लगाए थे, वो देख रहे हैं आप। ये लगाने का उद्देश्य मेरा ये है कि इससे मधुमक्खी बहुत आती है, और खेत के अंदर मधुमक्खी आएगी तो प्रोडक्शन दूसरी फसलों का भी काफ़ी बढ़ता है। पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया रखने के लिए ये प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, पशुपालन अपनाना पड़ेगा और जैविक खेती अपने को
करना पड़ेगा। तो अगर किसान ये ठान लें कि हमें ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती करनी है, तो ना केवल उनका धीरे धीरे आने वाले वर्षों में प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो किसानों को कहा जाता है कि वो अन्नदाता है, तो वो ऐसा अन्न पूरे समाज को, पूरे देश को दे सकेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक या पॉइज़न नहीं होगा, जिससे कि लोगों की सेहत पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हमारा मूल काम है उनको टेक्निकल नॉलेज प्रदान करना, एक्सटेंशन का हमारा प्रमुख काम है कृषि विभाग का। तो इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हम लोग जो जब फील्ड में जाते हैं वहाँ अपना चौपाल लगाते हैं, किसानों से चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं का वहीं समाधान करते हैं। एक और हमने यहाँ कृषि क्लिनिक का उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया था। उसमें यहाँ साइंटिस्ट बैठते हैं, फील्ड में किसान अगर घूम रहा है, वो उसने देखा कि उसकी फसल में कोई बीमारी लगी है या कोई कीड़ा लगा है, वो उसका फ़ोटो वहीं से लेके और यहाँ व्हाट्सएप भेजता है साइंटिस्ट को। वो उसका निरीक्षण करके उसको जो है जो भी निदान है, कौन सी कीटनाशक, कौन सा फफूंदनाशक उस पर स्प्रे करना है, वो उसको बता देता है। यदि समझ में नहीं आता तो उसका वो वीडियो कॉलिंग कर लेता है। वीडियो कॉलिंग से उसको बताता है कि साहब ये मेरे फसल में कीड़े लगे हैं या इस तरह की बीमारी लग रही है, मुझे क्या उपाय करना है। तो उसका तत्काल उसी समय उसको जो है व्हाट्सएप पे निदान दे दिया जाता है। यदि फिर भी ऐसी कोई समस्या जो वैज्ञानिक उसको फ़ोटो में या वीडियो में देख के नहीं समझ पा रहा है, तो किसान से हम अनुरोध करते हैं कि आप अपना सैंपल लेके और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र आ जाइए। वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र आपसे सैंपल लेके आता है, उसका जो है निरीक्षण किया जाता है और उसके अनुसार उसको वहीं पूरा निदान दे दिया जाता है, पूरी किसान वहाँ से संतुष्ट होकर जाता है। तो ये एक नवाचार हमारे ज़िले में चल रहा है। और इसके अलावा हम फील्ड में भी जाते हैं, किसानों खेत में भी जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक और हम लोग जाते हैं और वहाँ भी उनको उनकी समस्याओं को निदान करते हैं। कृषि चौपाल के माध्यम से अपने काम में ये फ़ायदा मिला है कि कलेक्टर साहब जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर हमें तुलाई में, पहले क्या होता था कि मंडियों में किसान आता था, 20 किलोमीटर का किसान भी है तो मंडी में तुलाई करने आता था। अब उसके आसपास जो वेयरहाउस है उस पर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, और उस खरीदी केंद्र के माध्यम से किसान को 1-2 किलोमीटर में जाना पड़ता है अपनी तुलाई, और वो सुगमता से ये दिख रहा है होता हुआ काम, जिसमें उनका भाड़ा, डीजल का खर्च भी बचता है।